हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ का प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.1 के 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, तो यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें सबसे पहले देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इससे प्रश्नावली 1.1 से थोड़ा बहुत पार्ट जो है तो 1.2 में यूज होता है, ठीक है। जैसे एलसीएम एचसीएफ जो है तो थोड़ा बहुत यहाँ यूज होगा, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। यदि आप 2027 का बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाले हैं तो मैथ का कोर्स मैं यहाँ कंप्लीट कराने वाला हूं, ठीक है। यहाँ पास आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, एकदम फ्री में पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ एक काम कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो है तो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास डेली पहुंच जाए, ठीक है। और यदि आप वीडियो डेली देखते हैं तो क्या होगा कि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और 100 नंबर लाने में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यदि आप अभी से वीडियो देख रहे हैं तो, ठीक है। और वीडियो स्किप कर करके मत देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पास पहले बेसिक कराता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। तो पहले बेसिक मैं यहाँ पास सबसे पहले कराता हूँ, ठीक है। तो आपको मालूम होगा कि जैसे मैं एक क्वेश्चन दिए हुए है ना, तो मैं सीधे क्वेश्चन सॉल्व कराने नहीं बैठूंगा, ठीक है। सबसे पहले जो है तो बेसिक मैं आपको कराऊंगा कि क्या से कैसे हमें कौन सी टर्म जो है तो इन प्रश्नों में यूज होगी और इन टर्मों का यूज कहां करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बेसिक कराता हूं, 5-10 मिनट लगते हैं, तो आप पहले बेसिक देख लिया करिए, ठीक है। उसके बाद जो है तो हम प्रश्न तो करते ही हैं, ठीक है। तो पहले आपको बेसिक समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। यदि आपको ये वाले प्रश्न करना है ना तो आपको बेसिक पहले पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या क्या है। ये बेसिक है, ठीक है, कि परिमेय संख्या क्या है। तो देखिए, जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके ना, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। जैसे 3/4 ये क्या है, परिमेय संख्या है। जितनी भी हमारी गिनती है ना तो वो सब परिमेय संख्या है। 1 2 3 4 5, ठीक है। जहां तक आप गिन सकें, यहां तक कि 0 भी, यहां तक कि -1 -2, ये सब हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। अब बोलेंगे कि इनमें तो इस तरह का नहीं लिखा हुआ है अंश बटे हर के रूप में, तो देखिए 1/1 जो है तो परिमेय संख्या है कि नहीं। सभी के बटे में 1 रहता है, ठीक है, ये आपको मालूम होगा। 2 के बटे में 1 लिख देंगे तो ये परिमेय संख्या बन गई। 3/1 लिख देंगे तो ये परिमेय संख्या हो गई। यहां तक कि अगर हम 0 के बटे में 1 लिख देते हैं तो ये भी परिमेय संख्या है, इसलिए जो है तो 0 हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। यहां पास जो है तो -2/5 अगर मैं बोल दूं तो क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है, परिमेय संख्या, ठीक है। तो आपको ये समझने की जरूरत है। तो जितने भी हमारे नंबर हैं तो वो सब क्या है, परिमेय संख्या है। उनके बटे में यदि 1 लिखा हुआ है, 1 लिख दें तो परिमेय संख्या बन जाएगी, ठीक है। और थोड़ा यहां समझने की आपको जरूरत है, ठीक है, और समझाता हूं। जितने भी हमारे पूर्णांक होते हैं ना वो सब परिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे मेरे से अगर कोई पूछ ले कि ये बताओ कि 0.5 जो है वो परिमेय संख्या है या नहीं, ये बताओ, है ना। तो आप बोलेंगे तो एक लाइन में लिखा है अंश बटे हर के रूप में लिखा ही नहीं है तो ये परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको देखिए, हम लिखेंगे 5, ये वाला 5 यहां लिख दिए और इस दशमलव के बदले हम 1 लिख दिए और इसके बदले यहां 0 लगा दिए, ठीक है। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, मतलब कि 1/2 हम इसको लिख सकते हैं, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं। मतलब कि 0.5 हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ आपको समझने की जरूरत है कि जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख, ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे वाला हर, तो जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके वो सब क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। इतनी बात हुई क्लियर।
तो वही लिखा है कि पहला पॉइंट यहाँ पास कि अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, वो क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि हर जो है कभी शून्य नहीं होगा। ठीक है, देखिए अगर आप बोलें कि ये जो 0 है इसके बटे में 1 लिख दिए तो ये परिमेय संख्या हो गई, है ना। यही आप बोलेंगे कि यदि 0 है उसके बटे में 1 लिख दिए तो परिमेय संख्या हो गई 0 हमारी। लेकिन यदि हम 1/0 लिख दें तो क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं है भाई, ये परिमेय संख्या नहीं है हमारी। क्यों नहीं है? क्योंकि परिमेय संख्या में जो है तो हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यदि आपका हर जो है तो वो क्या है, 0 है, तो परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो यदि मैं बोल दूं कि 12/0 बताओ ये परिमेय संख्या है या नहीं, तो आप बोलेंगे परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये जो है तो परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हमारा जो है हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में वो 0 नहीं होना चाहिए हर। ठीक है, तो वो परिमेय संख्या है। जैसे आप बोले कि 121/0 लिखा है, तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो आप बोलेंगे कि नहीं है परिमेय संख्या, क्योंकि 0/1 यदि लिखा है तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ना कि 121/0। यदि हर हमारा 0 हो जाता है तो परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो पहला पॉइंट मैं आपको क्या समझाया? पहला पॉइंट आपको क्या समझाया कि यदि वो अंश बटे हर के रूप में लिखे हैं, अंश ऊपर वाले को कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। यदि वो अंश बटे हर के रूप में लिखा है तो वो हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं आपको क्या समझाया कि यदि हमारा हर जो है यदि 0 हो जाता है तो हमारी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो हमारा हर यहाँ जो है तो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, भले 0 यदि 0/1 लिखा है तो हमारी परिमेय संख्या है, लेकिन ये जो है हर अगर 0 हमारा हो जाता है तो हमारा परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तीसरा क्या बोलता है कि 0.5 जो है तो परिमेय संख्या है या नहीं, ये भी मैं आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ तीसरा पॉइंट जो है क्या पूछ रहा है बच्चों कि सभी पूर्णांक जो हैं, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हैं या नहीं। ठीक है, सभी पूर्णांक जो हैं तो परिमेय संख्या है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पूर्णांक क्या हैं। पूर्णांक 3 तरह के होते हैं। एक तो धनात्मक पूर्णांक, ये जो पूर्णांक है, ठीक है, इसको आपको पकड़ना है बच्चों। ठीक है, ये शब्द जो है इसको थोड़ा आप पकड़िएगा कि ये पूर्णांक है क्या। मैं एकदम बेसिक से बेसिक आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक धनात्मक, ये सभी टर्म यूज होंगी इसलिए मैं बता रहा हूं। एक धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक और तीसरा शून्य। ये 3 जो हैं तो पूर्णांक होते हैं 3 तरह के। ठीक है, देखिए जैसे मैं यहां बना दिया एक संख्या लाइन, तो यहां इस तरफ होते हैं -1, -2, -3, -4। ठीक है, इस तरह रहते हैं और डैश 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 करके। और 0 की इस पार होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 करके। ठीक है, तो इस तरफ वालों को हम बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक और इस पार वालों को बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। और ये जो 0 है ना वो नेचुरल है। ठीक है, वो ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और हर एक बात जो है ना तो आप नोट करते जाइए। ओके,
तो पूर्णांक आपके समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक किसे कहते हैं, जो हमारी गिनती होती है वही हमारा क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, 1 2 3 4 5 इनको हम बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, इनको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये परिमेय संख्या वाला टर्म जो है वो यूज होगा। तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे, जो अंश बटे हर के रूप में लिखा हो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। आपको फिर इतना याद रखना है। दूसरा टर्म यूज होगा बच्चों, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। 1 मिनट। दूसरा टर्म में बच्चों क्या यूज होगा कि सह अभाज्य संख्या है क्या। तो देखिए, जिनका एचसीएफ जो है ना, महत्तम समापवर्तक जो है वो कितना हो, 1 हो, ऐसी संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक कितना हो, 1 हो, तो वो संख्या क्या कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं। जैसे देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 9 और 25, 9 और 25 का हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। और एचसीएफ निकालने का तरीका जो है पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए 3 से इसको काटेंगे तो 3 3 9, 3 से काटे 3 एकम 3, 5 से इसको काटे 5 25, 5 से इसको काटे 5 एकम 5। तो 9 बराबर लिख देंगे बच्चों 3 गुणा 3 गुणा 1, और 25 बराबर हम लिख देंगे 5 गुणा 5 गुणा 1। अब आप देखेंगे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन हो। ये देखिए यहाँ पास जो है तो एक कॉमन है, तो एचसीएफ कितना आ गया, 9 25 का 1 आ गया। मतलब कि ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है, वो क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्या होती हैं। ये सभी टर्म यूज होंगे बच्चों। ठीक है, तो इनको ध्यान से सुनते जाइए, और चाहे लिखना हो तो लिखते जाइए। ठीक है, ये बेसिक है। 11 24, 11 का हम निकाल लेते हैं, तो 11 एकम 11। 24 का अगर हम करें तो 3 8 24, 2 से अगर हम काटें 2 4 को 8, 2 2 4, 2 से काटे 2 एकम 2। तो चलिए 11 बराबर लिख लेते हैं 11 गुणा 1। 24 का लिख लेते हैं तो 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो देखिए गुणा 1, तो इन दोनों में जो है तो एक कॉमन हमारा निकल रहा है। ठीक है, मतलब कि 11 और 24 जो है सहअभाज्य संख्या है। क्यों सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि इनका एचसीएफ जो है तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इसलिए ये सहअभाज्य संख्या है। आपको वैसे ये सब जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये टर्म जो है सहअभाज्य संख्या मैं वो कहीं बोल दिया तो आपको मालूम तो होना चाहिए ना। ठीक है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, वैसे हवाबाजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये सभी टर्म जो है यूज होंगी। इसके बाद तीसरा टर्म यहाँ पास यूज होगा ये वाला। अब देखिए ये क्या है भैया, मैं तो नंबर लिखा हूँ। तो देखिए, अच्छा ये बताइए, यहाँ ये 9 लिखा है, अंश में कितना लिखा है 9, और हर में कितना लिखा है 3। तो अगर मैं 3 का भाग दूं 9 में तो कितनी बार जाएगा, 3, है ना। मतलब कि 9 जो है 3 से कट गया। सिंपल सी बात है ना। ठीक है, अब देखिए यही मैं 9 जो है यहां लिख दिया और इसकी घात में 2 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए 9 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो 9 गुणा 9 बटे 3 कितना हो जाएगा, 81 बटे 3। अब मैं 3 को 81 से काट दूंगा, 81 को अगर 3 से काट दूंगा तो 27 आएगा। 3 दूनी 6, 3 सते 21। ठीक है, तो कितना आ गया, 27 आ गया, आया ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि 9 स्क्वायर जो है किसी संख्या का वर्ग जो है वो किससे कट जाता है, हर से कट जाता है, तो वो संख्या भी हर से कट जाएगी, है ना। अच्छा, मैं 9 की जगह कितना लिख देता, p लिख देता। तो यहाँ पास देखिए ये p स्क्वायर अगर हमारा इस संख्या से कट रहा है तो p भी हमारा 3 से कटेगा कि ना कटेगा, कटेगा ना। ठीक है, इसी तरह इसको देखिए,
अगर 5 से 25 कट रहा है, अरे सॉरी, पचम 25, तो क्या ये 25 का स्क्वायर भी 5 पे कटेगा कि ना कटेगा? तो ये देखिए थोड़ा, तो 25 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 25 गुना 25 बटे 5, तो 625 होगा। 25 25 का गुना और बटे में 5, तो 5 एकम 5, एक बचेगा, 5 दूनी 10, पचम 25, 125 है ना। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि किसी संख्या का वर्ग यदि उस संख्या से कट रहा है तो वो संख्या भी हर से कट जाएगी, ठीक है। जो नीचे लिखा रहेगा तो वो भी उस संख्या से कट जाएगा। अच्छा ये बताइए, 11 जो है वो 5 पे, ये तो देखिए यदि 11 जो है वो 5 पे कट रहा है, नहीं कट रहा, ये 11 जो है 5 पे नहीं कट रहा, तो 11 के स्क्वायर भी कटेगा, नहीं कटेगा, है ना। मतलब कि यदि कोई संख्या जो है हर से कट रही है तो उस संख्या का वर्ग भी उससे कट जाएगा, ठीक है। तो ये 3 टर्म आपको यूज करना है और यही 1.2 पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। परिमेय संख्या क्या है, ये बनना चाहिए। सहभाज्य संख्या क्या है, ये बनना चाहिए। और तीसरा टर्म ये वाला, तो आपका 1.2 क्या है, हवा में उड़ गया, कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। चलिए अब प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 जो है अपरिमेय संख्या है ना। √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, वो सिद्ध कीजिए। तो देखिए यहाँ कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का, लेकिन यहाँ हम इसको क्या करेंगे कि √5 को हम क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या। क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या। तो देखिए हम लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिए बच्चों, माना √5 एक परिमेय संख्या है, ये हम मान लिए, है ना। जब हम क्या माने हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसके बटे में कितना होगा, √5 के बटे में कितना होगा, 1 होगा, होगा कि ना होगा। तो √5 बटे 1 इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है, इतना तो हम लिख ही सकते हैं। ओके, इसके बराबर में हम रख देते हैं P और Q, ठीक है, P और Q इसके बटे में, सॉरी इसके बराबर में रख देते हैं। √5 बटे 1 को हम किसके बराबर मान लेते हैं, P बटे Q के, ठीक है। इसके बाद जब हम P बटे Q के रूप में इसको मान लिए, √5 बटे 1 को हम P बटे Q के रूप बराबर मान लिए, तो हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि P और Q क्या है, ठीक है, यहाँ बताना पड़ेगा। नहीं तो आपको यदि 5 नंबर का है ना तो 3 नंबर मिलेगा पेपर में, ठीक है। तो देखिए क्या क्या बताना पड़ेगा, P Q एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। P Q एक पूर्णांक है, ठीक है। P Q मतलब कि एक पूर्णांक है, हमारी गिनती है। ओके, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमें यहां बताना पड़ेगा, यहां हमें बताना पड़ेगा कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, है ना, क्योंकि P बटे Q जो है वो हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं पहले कि परिमेय संख्या में जो हर रहता है वो कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है ना, बताया हूं ना। तो आप एक एक बात नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट,
तीसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, ये सब रटने की चीजें नहीं है, बिल्कुल आप आराम से लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट हम ये लिखेंगे कि P और Q जो हैं, P और Q सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, इतना आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा पेपर में। ठीक है, तो इस तरह आप थोड़ा सजा लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अब देखिए, अब क्या करेंगे यहां बच्चों, यहां हम तिर्यक गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, तिर्यक गुणा। तो लिख देंगे यहां जो जो हम करेंगे वो सब कुछ लिखेंगे। लिखेंगे तिर्यक गुणा करने पर, तो देखिए जब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, होगा कि ना होगा। ठीक है, तो जब हम 1 का गुणा P में करेंगे तो 1 गुणा P लिख दिए बराबर √5 का गुणा हम Q में करेंगे, √5 का गुणा हम किस में करेंगे, Q में करेंगे। यही होता है ना तिर्यक गुणा, इसी प्रकार होता है। ठीक है, इसका इसका गुणा, इसका इसका गुणा। जिससे मैथ नहीं आती ना वो भी आसानी से कर लेगा। ठीक है, अब देखिए 1 का गुणा हम P में करेंगे तो कितना आ जाएगा, P आ जाएगा हमारा। √5 का गुणा हम Q में करेंगे तो कितना हो जाएगा, √5Q हो जाएगा। इतना हो जाएगा ना। ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, 1 मिनट। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, इतना हम लिख देंगे। तो देखिए दोनों पक्षों को वर्ग, मतलब वर्ग तो आपको मालूम होगा कि स्क्वायर चढ़ा देंगे, घात में 2 चढ़ा देंगे। वर्ग का मतलब होता है घात में 2 चढ़ाना। ठीक है, तो चलिए मैं चढ़ा देता हूं। P की घात कितना कर देंगे, 2, और यहाँ √5 Q की घात में 2। ठीक है, यहाँ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये जो बराबर हैं, ये जो बराबर है तो एकदम नीचे नीचे एकदम बराबर लिखिएगा। ठीक है, इस तरह में थोड़ा जो है तो गड़बड़ दिखाई देता है, क्योंकि अगर सिलेक्ट हो जाएगा तो मैं ये देता हूं। है ना, और थोड़ा इसको और सुधार देता हूं। ये देखिए अब ये बराबर बराबर का चिन्ह जो है तो एकदम बराबर आ रहा है ना। तो इस तरह करना है, थोड़ा सा राइटिंग का भी यहाँ ध्यान रखना है ना, देखने में भी अच्छा लगे। ठीक है, तो p² बराबर क्या होगा बच्चों, यहाँ p² बराबर क्या होगा, √5Q का हम कितने बार गुणा कर देंगे, 2 बार गुणा करेंगे। √5Q गुणा √5Q, ये 2 बार हम गुणा कर दिए। ठीक है ना। तो अब मैं यहां आपको एक बात बताने वाला हूं, थोड़ा आप यहां ध्यान दीजिएगा। यदि हम 9th क्लास में यदि आप पढ़े होंगे तो √6 का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। यदि कोई संख्या 2 बार लिखी है और रूट में लिखी है तो 1 बार निकल के आती है। √99 गुणा √99 तो कितना आएगा, 99 आ जाएगा, है ना। इस तरह करते हैं, मतलब कि यदि रूट में लगी हुई है और संख्या
तो कितनी बार निकल के आती है? एक बार निकल के आती है। ठीक है, तो यहाँ पास जो है यहाँ पास लिखिएगा पी स्क्वायर बराबर रूट 5 का रूट 5 में गुणा करेंगे कितना होगा? 5 हो जाएगा, है ना। रूट 5 का गुणा रूट 5 में करेंगे तो 5 आएगा। क्यू का गुणा क्यू में करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, इसको जो है तो समीकरण नंबर 1 हम मान लेंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब थोड़ा यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये जो है तो पी स्क्वायर बटे ये गुणा में है ना 5, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा और बराबर के नीचे हम बराबर लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्यू स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे बच्चों, यहाँ पास आप देखेंगे ये जो पी स्क्वायर है वो 5 पे क्या हो रहा है? कट रहा है, तो पी भी 5 पे कटेगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। 1 मिनट, यहां पास जो है तो पी स्क्वायर जो है तो 5 पे कटेगा, है ना। इस तरह लिखा है, थोड़ा आप यहां देखिएगा, पी स्क्वायर बटे 5 बराबर क्यू स्क्वायर ऐसे लिखा है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यदि क्यू ये जो है तो पी किसी संख्या का वर्ग जो है तो यदि हर पे कट रहा है तो वो संख्या भी क्या होगी? वो हर पे कटेगी। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो समीकरण 1 आप इसको दे दीजिएगा, समीकरण 1 आपको इसको दे देना है। मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाए दे रहा हूं। ठीक है, आप इसको दे दीजिएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, और ये जो है मैं आपके समझने के लिए यहाँ पास कर दिया हूं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं ना। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पास लिख देता हूं इसका सॉल्यूशन। यहां पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा, है ना। यहां हम कैसे लिखे हैं कि यदि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से क्या होगा? विभाजित होगा। ठीक है, इसके बाद अब देखिए, अब लिखेंगे, यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में P बराबर 5m रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 कहां है? पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, है ना। तो p की जगह हम कितना रख देंगे? 5m रख देंगे। तो 5m का स्क्वायर, 5m का होल स्क्वायर, रुकिएगा 1 सेकंड, 5m का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख देंगे? 5q का स्क्वायर, 5q का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 5m का स्क्वायर करेंगे तो 25m स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। यहां किसी के समझ में ना आया होगा तो थोड़ा देख लीजिए। 5m का अगर हम 2 बार करेंगे, 5m का गुणा अगर हम 2 बार करेंगे तो देखिए 5m 25 और m का गुणा किए तो m स्क्वायर, तो 25m स्क्वायर। ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए ये 25 जो है तो m के गुणा में लिखा हुआ है, तो m स्क्वायर को अगर हम यहां छोड़ दें तो 5q का स्क्वायर बटे 25, इतना हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते ना? ठीक है, इसके बाद m स्क्वायर
5 एकम 5, पचम 25, तो क्यू स्क्वायर बटे 5 इतना आएगा कि नहीं आएगा ना? ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, यहां पास से अगर आप देखेंगे, यहां आपको क्या देखने के लिए मिलता है, इसको थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूं। यहां से आपको ये देखने के लिए मिलता है कि ये जो क्यू स्क्वायर है वो किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है। तो यहाँ क्यू भी हमारा किससे कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक है ना, कटेगा ना? ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे, यहां क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, ये वाली लाइन लिखने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली लाइन जो है तो किसी को लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं सबको अच्छी तरह से समझाया हूं। ठीक है, यहाँ क्यू स्क्वायर 5 पे, ये जो क्यू स्क्वायर है वो 5 पे विभाजित है, तो क्यू भी क्या होगा, 5 पे विभाजित होगा। ठीक है, इतना आया समझ में? ओके। ये बात बच्चों, अब आपको क्या यहाँ दिखाई देता है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है तो वो क्या है, 5 से विभाजित है। समीकरण 1 में जो है तो पी स्क्वायर जो है तो 5 से विभाजित है और पी भी 5 से विभाजित है। और समीकरण 2 में आप देखेंगे कि क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित है और क्यू भी 5 से विभाजित है। मेरे कहने का मतलब यहाँ ये है कि जब ये P और Q जो हैं तो 5 से विभाजित हैं, मतलब कि इनका जो HCF है वो कितना आएगा, 5 आएगा। लेकिन हम पहले यहाँ बता चुके हैं कि P और Q जो है सहभाज्य संख्या है, मतलब कि इनका जो HCF है वो 1 आना चाहिए, है ना। परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पास क्या माने थे कि P और Q जो है तो सहभाज्य संख्या है, मतलब जो है HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पास तो उल्टा ही आ रहा है, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है HCF। तो अब हम ये लिखेंगे, अब अगली लाइन थोड़ा सा और लिखना है कि समीकरण 1 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से HCF सॉरी क्या लिख गया, HCF 1 के बराबर नहीं है, HCF 1 के बराबर नहीं है। तो अब हम सिंपल सा लिख देंगे, अतः हमारी कल्पना गलत थी, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इतना इसका वो रहता है कि इसको जो है तो कैसे सिद्ध करना है। तो बहुत आसान तरीका से मैं आपको समझा दिया हूं, और इसी तरह जब आप पेपर में करेंगे तभी आपको यहां नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न हम देखते हैं कि √2 जो है अपरिमेय संख्या है या नहीं, इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। उदाहरण का है, आता भी है, ठीक है, इसलिए मैं करवा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्या मानते हैं कि माना √2 एक
अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना हम मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, √2/1 लिखेंगे कि ना लिखेंगे, लिखेंगे। P/Q बराबर में रख देंगे। ठीक है, इसके ब्रैकेट में हम क्या क्या लिखते हैं, आप जल्दी जल्दी बता दीजिए। पहला नंबर P और Q जो हैं एक पूर्णांक हैं, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, पूर्णांक हैं। दूसरा नंबर आपको लिखना पड़ेगा Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि P और Q जो हैं सह अभाज्य संख्या हैं। ये आपको लिखना पड़ेगा बच्चों, नहीं तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, काट दिया जाएगा। ठीक है, हाँ इतना भी। और मैं आपको बता देता हूं, यदि कहीं मेरे से गलती भी हो जाती है तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद जो है तो हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, है ना। क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं। तो लिखेंगे तिर्यक गुणा करने पर, तो देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 का गुणा हम P में करेंगे तो कितना आ जाएगा, P गुणा 1, और √2 का गुणा Q में करेंगे तो √2 गुणा Q। अब यहां समझाने की मुझे जरूरत नहीं है, आप खुद समझ गए होंगे, इतने आप होशियार हैं। ठीक है, इसके बाद जो है तो P एकम P लिख देंगे यहां। इसके बाद जो है तो लिखेंगे √2Q। ठीक है, इतना लिख देंगे। इसके बाद जो है तो हम करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है तो हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यही करते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो देखिए यहां लिखेंगे P का स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर, ऐसे ही लिखेंगे ना। ठीक है ना, ओके। तो P स्क्वायर आएगा और इधर क्या आएगा हमारा, √2Q का हम 2 बार गुणा करेंगे। √2Q का अगर हम 2 बार गुणा कर दें तो √2 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा, Q का गुणा करेंगे तो Q स्क्वायर आएगा। कितना आएगा बच्चों, 2Q स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिख देंगे 2Q स्क्वायर। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट, ओके नहीं है ना। चलिए, इसके बाद ये जो 2 है इधर आ जाएगा तो P²/2, इसको जो है तो हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहां पास आप लिख दीजिएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण इसको 1 मान लेंगे। तो देखिए ये जो 2 है यहां ले आते हैं बराबर Q²। Q गुणा में है तो इधर आएगा बराबर की इस पार आएगा तो भाग में हो जाता है। ये यहां आपको क्लियर है कि नहीं, ठीक है ना, कि ये गुणा में है 2 तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब देखिए यहां पास हम क्या लिखेंगे कि यहां P² जो है बच्चों, ये जो P² जो है तो 2 से विभाजित है। P² 2 से विभाजित है।
तो P भी 2 से 2 से विभाजित होगा। ठीक है, ये आपको लिख देना है। ठीक है, पी स्क्वायर जो है 2 से विभाजित है, तो P भी 2 से विभाजित होगा, ये आपको लिख देना है। यहां तक किसी को डाउट नहीं ना? इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, ओके, यहां तक किसी को डाउट नहीं है ना? ठीक है, इसके बाद हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पे एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, समीकरण एक में P बराबर 2m रखने पर, ठीक है, तो देखिए P स्क्वायर है ना, तो P की जगह हम कितना रख देंगे, 2m रख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे बराबर, फिर कितना रख देंगे, 2q स्क्वायर है तो 2q स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। अब देखिए 2m का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4m स्क्वायर होगा ना, 4m स्क्वायर हो जाएगा ना। कैसे, मैं बताता हूं, 2m गुणा 2m स्क्वायर का मतलब होता है कि जितना स्क्वायर चढ़ा हो उतना बार आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 2 दूनी 4, m का गुणा करेंगे तो m स्क्वायर, तो 4m आ गया। ठीक है, 4m स्क्वायर आ गया। तो इस प्रकार आप जो है तो इसको कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए 2q स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो 4 है तो इधर ले जाएंगे, तो m स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर बटे 4। ठीक है, ओके, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो m स्क्वायर बराबर क्या आ गया, q स्क्वायर बटे 2। अब यहां पास देखिए, अब क्या लिखेंगे, q स्क्वायर 2 से विभाजित है तो q भी 2 से विभाजित होगा। लिखेंगे यहां q स्क्वायर 2 से विभाजित है तो q भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद हाँ, इसको जो है तो आप समीकरण नंबर 2 आप दे दीजिएगा। ठीक है, समीकरण नंबर आप 2 दे दीजिएगा। इसको छोटा कर लिया जाए। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां क्या है कि समीकरण एक और समीकरण 2 से आपको देखने पर क्या पता चलता है कि समीकरण 2 में q जो है, q स्क्वायर जो है 2 से विभाजित है, तो q भी 2 से विभाजित है। और समीकरण 1 में आपको क्या पता चलता है कि p स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो p भी 2 से विभाजित है। मतलब कि यहां पास जो है तो हमारा HCF कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। लेकिन हम माने क्या थे कि P और Q जो है तो सहभाज्य संख्या है, मतलब कि हमारा कितना HCF आना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना। तो मतलब कि हमारा यहाँ जो कल्पना थी, जो माने थे, वो गलत हो गई, इसलिए √5 जो है अपरिमेय संख्या है। तो थोड़ा और लिख देंगे, समीकरण 1 व
दो से HCF बराबर नहीं है 1 के, अतः हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, इसलिए रूट 2 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है ना। इस तरह आपको करना है। ठीक है, तो आज 2 हो चुके हैं प्रश्न और बेसिक मैं बता दिया हूं। कितना आसान था, है ना, यदि आप छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हैं तो। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।